हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू रेजोनेंट स्टडीज। मेरा नाम है कुशाग्र, आप सभी का टीचर और दोस्त। और दोस्तों, इस एपिसोड में हम कवर कर रहे हैं ललितादित्य मुक्तपीड़ की बायोग्राफी और ये है उसका पार्ट 2। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा आते हैं टॉपिक की तरफ, यानी कि मिलिट्री कैंपेन्स। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि ललितादित्य मुक्तपीड़ एक एक लड़ाई दोनों से लड़ चुके हैं, यानी टिबेटन ट्राइब से और अरब से, जिसके कारण उनका और उनके जो आर्मी है उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। लेकिन अगर आपको पिछला एपिसोड याद होगा तो इन दो लड़ाइयों के बाद ललितादित्य को बेशक बहुत पैसे मिले थे, लेकिन अरब ट्राइब्स और टिबेटन्स के अगेंस्ट उनकी आर्मी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, जिसके कारण इन्हें बहुत ज्यादा मैन पावर का लॉस होता है। और वहीं पर टिबेटन ट्राइब्स से जब लड़ने जाते हैं तो ये एक ट्रायम्विरेट फॉर्म करते हैं, यानी कि ट्रिपल अलायंस, जिसमें कौन कौन होते हैं? ललितादित्य, तांग डायनेस्टी और यशोवर्मन। बेशक ललितादित्य लड़ाई जीत कर आते हैं, लेकिन उनको पता था अरब्स और टिबेटन ट्राइब्स चोट खाए सांप हैं जो कभी भी अपना सर दोबारा उठा सकते हैं। और एलाइज का क्या है? आज साथ हैं और कल नहीं। इसीलिए मुझे अपने किंगडम को मिलिटरीली और इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन करना होगा। ललितादित्य के लिए अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना क्यों इतना चैलेंजिंग रहने वाला था, वो हम इस मैप से समझ सकते हैं। ये है मैप दोस्तों कश्मीर का। ये व्हाइट पार्ट है ना, पूरा ये बैरन लैंड्स है, यानी कि इसमें बहुत हाई पीक्स हैं, टेम्परेचर भाई माइनस में रहता है। और जब हम बात कर रहे हैं 8th सेंचुरी की, तो आज की तरह इनके पास ना तो भाई उतने ज्यादा वार्म क्लोथ्स होते थे, ना ही इनके पास ऑक्सीजन टैंक्स और बाकी इक्विपमेंट्स। तो ललितादित्य थे कहां? ललितादित्य का मेन रीजन था ये, इतने से पार्ट में ललितादित्य का डोमिनियन था। बाकी बेशक ललितादित्य के कंट्रोल में था, लेकिन इस पार्ट में आ पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता था इवन ललितादित्य की आर्मी के लिए। सपोज यहां पर कोई अटैक हो गया तो ललितादित्य की आर्मी सोल्जर्स के अटैक से ज्यादा तो वेदर कंडीशंस और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण ही मारी जानी थी। देयरफॉर अपनी मिलिट्री और इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए इस पूरे रीजन में रिसोर्सेज और मैन पावर मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अपने इसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए ललितादित्य करते हैं एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ पंजाब को इन्वेड। बात कर रहा हूं ईस्ट और वेस्ट दोनों पंजाब की, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पास जो पंजाब है, इस पूरे रीजन को ललितादित्य इन्वेड कर देते हैं। ललितादित्य जैसे ही पंजाब पहुंचते हैं, इनका सामना होता है अल जुनैद और मोहम्मद मोमिन जैसे अरब जनरल्स की आर्मी से, जिनको ये क्रश करके उन्हें सेकंड टाइम रिट्रीट करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और ऑब्वियस सी बात है भाई, बहुत बड़ा अमाउंट एज वॉर पेनल्टी इनसे फिर से वसूलते हैं। पंजाब को ऑक्यूपाई करते ही ललितादित्य ओनर हो जाते हैं एक हाईली फर्टाइल लैंड के, जो कि इनके बढ़ते हुए एम्पायर की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान को कैप्चर करने से इनके एम्पायर की मिनरल रिसोर्सेज को लेकर डिपेंडेबिलिटी बहुत हद तक कम हुई। गोल्ड, कॉपर, लिथियम, यूरेनियम, आयरन, कोबाल्ट, नेचुरल गैस, ऑयल, 1400 से ज्यादा मिनरल्स की अकरेंस रिकॉर्डेड है आज तक की डेट में अफगानिस्तान में। तो सोचो ललितादित्य के लिए ये कितना बेनिफिशियल रहा होगा। ललितादित्य जब अपना एम्पायर पंजाब और अफगानिस्तान में एक्सपैंड करने में लगे हुए थे, उतने में ही ललितादित्य का पुराना और जेलस फ्रेंड यशोवर्मन भी अपने किंगडम को एक्सपैंड करने में लगा हुआ था। ललितादित्य ने अफगानिस्तान और फिर पंजाब लिया। इतने में ही मॉडर्न डे हरियाणा, जो कि यहां पर है, वहां तक यशोवर्मन ने यूपी से लेकर हरियाणा तक अपनी टेरिटोरीज का एक्सपेंशन कर लिया। दोस्तों कहावत है, अ गुड ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। जैसे ही ललितादित्य को खबर मिलती है कि पंजाब के बगल हरियाणा में यशोवर्मन का इन्वेजन हुआ है और यशोवर्मन ने वहां तक अपनी टेरिटोरीज का एक्सपेंशन कर लिया है, ललितादित्य अलर्ट हो गए, क्योंकि ललितादित्य यशोवर्मन के जेलस और एम्बिशियस नेचर को बखूबी जानते थे। इसीलिए वो जानते थे कि यशोवर्मन इन पर भी बहुत जल्द हमला करेगा। ललितादित्य ने चांस ना लेते हुए सीधा सीधा प्रिमिटिव स्ट्राइक लॉन्च की यशोवर्मन की टेरिटोरीज पर। बहुत लंबी और भयानक लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद न सिर्फ ललितादित्य ने यशोवर्मन को कुचला, बल्कि लड़ाई के बाद यशोवर्मन का नाम खुद में एक मजाक बन चुका था। जिस राजा यशोवर्मन के दरबार में वागपति और भावभूति जैसे कवि उसके नाम के गीत गाया करते थे, आज वही राजा यशोवर्मन सम्राट ललितादित्य का जयगान करने के लिए मजबूर हो गया था। यशोवर्मन कान्यकुब्ज का राजा था। कान्यकुब्ज मतलब आज का कन्नौज। यशोवर्मन वहां का राजा था। जैसे ही यशोवर्मन की ललितादित्य के खिलाफ हार होती है, वैसे ही यमुना और काली नदी के बीच बसे कान्यकुब्ज पर ललितादित्य का कंट्रोल हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पंजाब और द्वाब दोनों ही रीजन्स पर ललितादित्य का कंट्रोल हो जाता है। यशोवर्मन की हार ललितादित्य के युद्ध अभियानों का अंत नहीं होता, बल्कि शुरुआत बन जाता है उसके दिग्विजय अभियान की। अब जिनको दिग्विजय का मतलब नहीं पता, तो भाई यहां पर देखो और फिर समझो। दिग का मतलब क्या होता है? दिशा या फिर डायरेक्शन। ये संस्कृत का वर्ड है और विजय भी संस्कृत से आता है, जिसका मतलब विक्ट्री। तो भाई अगर मैं दिग्विजय अभियान को या दिग्विजय को इस मैप पर समझने की कोशिश करूं, तो ललितादित्य ने संकल्प पढ़ा, बोला भाई
मैं हर दिशा को जीत लूंगा। मैं नॉर्थ में बैठा हूं, मैं ईस्ट में भी मारूंगा, मैं साउथ में भी जाऊंगा, मैं वेस्ट में भी जाऊंगा, मैं हर जगह अपने दुश्मनों को हराकर उनको अपना दास बना लूंगा या उनके ऊपर राज करूंगा, और नहीं अगर कुछ हो सका तो उनको मिटा दूंगा। ललितादित्य कश्मीर के राजा होते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को फिलहाल की कंडीशन में जीत लिया है। अफगानिस्तान के बाद पंजाब, फिर हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और ये हिमाचल, यानी कि ये पूरा रीजन ललितादित्य के कंट्रोल में आ जाता है। यशोवर्मन का दबदबा सेंट्रल इंडिया पर भी चलता था। अब सेंट्रल इंडिया पे चलने का मतलब है कि भाई एमपी भी ललितादित्य के कंट्रोल में आ गया। अब जब यूपी आ गया, उत्तराखंड आ गया, हिमाचल आ गया, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अफगानिस्तान, अब इसके बाद ललितादित्य निकलते हैं पूर्व विजय पर। इसका मतलब है ललितादित्य कश्मीर से सीधा अब जाएंगे इस तरफ। अपनी बुक राजतरंगिनी में कल्हान या फिर कल्हाना कहते हैं भाई ललितादित्य इस तरह से हिमालय से उतरे कि मानो जैसे मां मंदाकिनी या माता गंगा हिमालय या फिर गंगोत्री से उतरकर सीधा बंगाल की खाड़ी में आ गई हों। ललितादित्य एक एक करके बंगाल, असम, गौड़ा और कलिंग सबको जीतते चले जाते हैं। ये तीनों रीजन बिना किसी रेजिस्टेंस के अनकंडीशनल सरेंडर कर देते हैं। और तो और ललितादित्य के गौड़ा पहुंचने के बाद गौड़ा से काफी बड़ी संख्या में हाथी उसकी सेना में जुड़ जाते हैं। काफी बड़ा नंबर होता है। ललितादित्य के आगे किसी की नहीं चलती। सबसे पहले अफगानिस्तान और पंजाब, फिर यशोवर्मन और उसका कान्यकुब्ज, अब बंगाल, अहोम, कलिंग और गौड़ा। हर कोई ललितादित्य की ताकत के आगे अपना सर झुकाने को मजबूर हो जाता है। ललितादित्य का विजय अभियान इसके बाद भी रुकता नहीं है और मुक्तपीड़ रुख करते हैं दक्षिण का। ललितादित्य जब दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो उनका सामना होता है कर्नाटक की रानी रत्ता देवी से। उनके पब्लिक वर्क्स, ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर और फिलैंथ्रोपिक नेचर के कारण रत्ता देवी को लोग माता विंध्यवासिनी का अवतार मानते थे। हम सभी जानते हैं विंध्या पर्वत का जो टेरेन है वो अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। रत्ता देवी के नाम क्रेडिट जाता है ऑब्स्टिकल फ्री रोड्स बनवाने का विंध्या माउंटेन्स के ऊपर, और ये बात है 8th सेंचुरी की, जब रोड्स बनाने को लेकर रिसोर्सेज के नाम पर इंसान के पास केवल और केवल उसके 2 हाथ और कुछ औजार हुआ करते थे। विंध्यवासिनी का अवतार कही जाने वाली रत्ता देवी जैसी महान शख्सियत को भी ललितादित्य के आगे झुकना पड़ गया। रत्ता देवी की हार के बाद कर्नाटक का पूरा रीजन ये ललितादित्य के कंट्रोल में आ गया। पहले ललितादित्य ने अफगानिस्तान जीता, फिर पंजाब जीता, फिर कान्यकुब्ज, फिर आते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, और ईस्टर्न कोस्ट से आते हैं साउथ की तरफ। अब साउथ से भाई लौट रहे हैं इधर ये वेस्ट की तरफ। अब ये वेस्टर्न घाट्स की तरफ लौट आए हैं, और जैसे ही ललितादित्य वेस्ट में पहुंचते हैं एक एक करके कोंकण, द्वारका, अवंती, इन सबको कैप्चर करते हुए वापस लौटते हैं नॉर्थ की तरफ, जहां कई सारे ताकतवर राजाओं को ललितादित्य कुचल कर रख देते हैं। और बीच में पड़ता है कंबोज। कंबोज उस टाइम में फेमस था सबसे अच्छी ब्रीड्स के घोड़ों के लिए। तो जब ललितादित्य कंबोज को डिफीट करते हैं तो भाई ललितादित्य और उनकी आर्मी कंबोज के सारे स्टेबल्स को यानी सारे अस्तबलों को खाली कर देते हैं। बिल्कुल एक एक घोड़ा लूट लिया जाता है। इस तरह से ये पूरा रीजन भी ललितादित्य के एम्पायर का पार्ट बन जाता है। केवल रह जाता है तो राजस्थान, जो कि उस वक्त का राजपूताना था। जर्मन हिस्टोरियन हर्मन गोइट्स की माने तो ललितादित्य उज्जैन, चित्तौड़, मारवाड़ और थानेसर को भी बाद में कैप्चर कर लेते हैं। और जब बात आती है चित्तौड़गढ़ की तो ललितादित्य चित्तौड़गढ़ को अपने अधीन करने के साथ साथ चित्तौड़गढ़ के गोहेला राजा बप्पा रावल और उनकी सेना को भी अपने अधीन कर लेते हैं। ललितादित्य जब अपने कैंपेन्स में बिजी होते हैं तभी उन्हें खबर मिलती है कि तिबेटियन किंग मी एंगस्टॉर्म उसने इन्वेड किया है कश्मीर में। ललितादित्य कश्मीर पहुंचकर क्रश करते हैं टिबेटियंस को। दूसरी बार जंग लड़ते हैं ये, और फर्दर उसके बाद इस बार छोड़ते नहीं है भाई, इस बार टिबेटियन एम्पायर को अपनी टेरिटरी का पार्ट बना लेते हैं। इतने में ही क्या होता है, तांग एम्पायर होता है, तांग पावर्स वो अपने डिक्लाइन पर आ जाती हैं। इसका कारण होता है लूशान रिबेलियन। लूशान कौन था? तांग आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ। अब आप सोचेंगे तांग एम्पायर तो ललितादित्य का दोस्त था, तो इस नाते ललितादित्य उनकी हेल्प के लिए जाने वाला होगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। ललितादित्य मौके का फायदा उठाते हैं, और मौके का फायदा उठाते हुए ललितादित्य तकलामाकन, गोबी डेजर्ट, कुच्छा और तुर्फान जैसे एरियाज को भी अपने कब्जे में ले लेते हैं, जो कि चाइना में बिलोंग करते हैं। दोस्तों ये रहा कश्मीर, ये रहा तकलामाकन, ये रहा गोबी, और उसके बाद ये रहा टिबेटियन रीजन। ये पूरा ललितादित्य मौके का फायदा उठाकर कैप्चर कर लेते हैं। दोस्तों इस रीजन में एक एक करके ललितादित्य अपने सारे राइवल्स को खत्म करते चले जाते हैं। भाई दुश्मन सारे शांत हो गए। और रही बात दोस्तों की, तो यशोवर्मन का हम जानते हैं। यशोवर्मन अब यहाँ पर वैसाल बन जाते हैं ललितादित्य के। नए दोस्त मिलते हैं ललितादित्य को, जैसे कि राजस्थान के बप्पा रावल और कर्नाटका की रत्ता देवी। ये 2 नए एलाइज ललितादित्य को मिल जाते हैं, जो ललितादित्य को अपना टोटल मिलिट्री सपोर्ट देते हैं। तो भाई अब जब सब कुछ फेवर
में हैं तो बारी आती है पुराने चोट खाए सांपों से निपटने की, यानी कि वो इस्लामिक इन्वेडर्स जो टर्की और अरब से आकर इंडिया में लूटपाट और आतंक मचा रहे थे। दोस्तों, ललितादित्य पूरी डिटेल प्लानिंग करते हैं। ट्रायम्विरेट फॉर्म की जाती है, यानी कि ट्रिपल अलायंस फॉर्म किया जाता है अपने वैसाल किंग यशोवर्मन और बप्पा रावल के साथ मिलकर। होता क्या है, ललितादित्य बप्पा रावल से कहते हैं, भाई आप अपनी सेना लेकर चित्तौड़गढ़ से सीधा सिंध की तरफ बढ़िए और फिर हम मिलते हैं टर्की में जाकर। और यशोवर्मन को यहां पर लगाते हैं डिफेंस के लिए और खुद कश्मीर और पंजाब के रास्ते अपनी आर्मी लेकर निकलते हैं। दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि यशोवर्मन रिवोल्ट नहीं करेगा या रिवेंज नहीं लेगा। तो ललितादित्य इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इससे निपटने के लिए एक सोल्यूशन निकालते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी गद्दी को छोड़कर अपने बड़े बेटे केवल्यपीड़ को राजा बनाते हैं कारकोट साम्राज्य और कश्मीर का। केवल्यपीड़ को कश्मीर का राजा बनाने से दो फायदे होते हैं। एक तो यशोवर्मन को रिवोल्ट का मौका नहीं मिलता और दूसरा कारकोटा एम्पायर के रीजन में बचे आखिरी दुश्मन यानी दरदाज, ये अपना सर नहीं उठा पाते ललितादित्य के एब्सेंस में। तो इक्वेशंस कुछ यूं बनते हैं। सबसे पहले यशोवर्मन वो सेंट्रल इंडिया में रहेगा और यहां से डिफेंस करेगा इनकेस कोई अटैक होता है। बप्पा रावल पाकिस्तान यानी सिंध के रास्ते सीधा ईरान और फिर टर्की को रेड करेंगे जाकर और यहां से दुश्मनों से लोहा लेंगे। और एंड में आते हैं खुद ललितादित्य मुक्तपीड़, ये तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान के रास्ते जाते हुए सीधा ईरान और फिर टर्की में जाकर रेड करेंगे। ये इक्वेशंस बनते हैं और अल्टीमेटली प्लान एग्जीक्यूट होता है। और फिर आता है इन जिहाद के दीवानों की लाइफ में डी डे यानी कि डूम्सडे। क्या होता है, ललितादित्य ने अफगानिस्तान जीत लिया, तुर्कमेनिस्तान ललितादित्य का, उज्बेकिस्तान कॉन्कर हो जाता है, ईरान, फिर सीधा टर्की में। और इधर से निकलते हैं बप्पा रावल, पहले पाकिस्तान फिर ईरान फिर सीधा टर्की में। दोनों की आर्मीज यहां पर आकर मिलती हैं और फिर आता है इन लुटेरों की जिंदगी का बर्बादी का दिन। कैसे वो बताता हूं। ललितादित्य सबसे पहले अफगानिस्तान ललितादित्य का तजाकिस्तान से निकलते हैं, ये भी जीत लिया, उज्बेकिस्तान। अब होता क्या है दोस्तों, अरब यहां पर शांत नहीं बैठते। पहले अल जुनैद की आर्मी, फिर मोहम्मद मोमीन को ऑलरेडी 3 बार हरा चुके हैं, अब चौथी बार बुखारा में लड़ाई। लेकिन इस बार मोहम्मद मोमीन को छोड़ते नहीं है, इस बार मोहम्मद मोमीन को काट डालते हैं। अब मोहम्मद मोमीन की मौत के साथ अरब्स रोल से हो जाते हैं आउट। भाई अरब्स हार चुके हैं, उमायद कैंपेन्स इंडिया में फेल हो चुके हैं। अब होता क्या है आगे, सिंध को इन्होंने रीऑक्यूपाई कर लिया। बप्पा रावल इधर से निकलते हैं, बप्पा रावल ने इसको रीऑक्यूपाई कर लिया। फिर ईरान पे भी इन्होंने धावा बोला, दहशत बैठा दी इन अरबी लुटेरों के मन में। फिर सीधा आए अटैक किया टर्की पर, और टर्की पर जो अटैक हुआ वो ऐसा था दोस्तों जो इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस बात का एविडेंस है इन्वेजन ऑफ मोहम्मद मोमीन जो कि होता है 1712 में। उसके बाद 300 साल की खामोशी और फिर 1000 एडी में होता है महमूद गजनबी का हमला। तो खुद सोचो कि 300 सालों में ऐसा क्या हो गया, क्या इस्लामिक वर्ल्ड के पास कोई खलीफा नहीं रह गया या इन लुटेरों के दिल में किसी की दहशत थी? तो जवाब है इन लुटेरों के दिल में दहशत थी और वो थी ललितादित्य मुक्तपीड़ की। वापस आते हैं पिछले मैप की तरफ। भाई अरब्स को तो गेम से इन्होंने आउट कर दिया, लेकिन रहे बचे कौन? रहे बचे टर्क्स। तो अब क्या होता है, अरब्स मर गए, मोहम्मद मोमीन को ललितादित्य ने मार दिया, रहे बचे टर्क्स। जब ललितादित्य को टर्की में आता देखते हैं तो इनके दिलों में दहशत बैठ जाती है, बहुत ज्यादा डर। अब ये डरे सहमे टर्क ललितादित्य के आगे घुटने टेक देते हैं और दया की भीख मांगते हैं। ललितादित्य इन पर दया दिखाकर इनकी जान तो बख्श देते हैं, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए इनके आधे सर घुटवा देते हैं। तो भाई ये थी शख्सियत ललितादित्य मुक्तपीड़ की। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं ललितादित्य टर्की के इस इन्वेजन में, टर्की के इस रेड में मारे जाते हैं, यहीं पर ललितादित्य का अंत हो जाता है और साथ ही साथ बप्पा रावल का भी। दोस्तों ललितादित्य की वीर गति को सच नहीं माना जा सकता, क्योंकि कल्हाना की राजतरंगिणी में इस बात के एविडेंसेस मिलते हैं कि इस वॉर के बाद ललितादित्य ने बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया था और बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने के बाद ही ललितादित्य ने उश्कूर में बुद्ध विहार और स्तूप का निर्माण करवाया। अब दोस्तों हिस्ट्री में बहुत ही रेयर ऐसे केसेस मिलेंगे कि जहां पर अपने रिलीजन को छोड़कर किसी इंसान ने दूसरे रिलीजन की श्राइन्स बनवाई। जनरली कोई करता नहीं है ऐसा। ऑब्वियस सी बात है, इस लॉजिक को भी माने तो ललितादित्य अनलेस वो एक बुद्धिस्ट नहीं थे तो वो स्तूप और विहार का निर्माण क्यों करवाएंगे? इस फैक्ट से ये बात साबित होती है कि भाई ललितादित्य वॉर से वापस आए थे। आइए दोस्तों नजर डाल लेते हैं ललितादित्य के अपने लाइफ टाइम में गेन टोटल लैंड यानी कि उनके टोटल एम्पायर पर। काफी एरियाज तो इस मैप में कवर्ड है, लाइक टर्क्स और पर्शियंस को इन्होंने हरा दिया था, ये बात कही जाती है। तिब्बत में भी इन्होंने रेड किया, बट ये मैप पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्त, टर्की तक ललितादित्य ने रेड किया,
जो कि टर्की कहां पर सिचुएटेड है, यहां पर। तो भाई ये पूरा एरिया भी ललितादित्य के अंडर में आना चाहिए, ये भी पूरा होगा। और राष्ट्रकूटाज यहां पर रत्ता देवी एंड हर किंगडम वो भी इनके कंट्रोल में आ गया। तो भाई ये कर्नाटक का पूरा एरिया है, कर्नाटक यहां पे लगता है, नीचे ये केरला है और यहां पर है तमिलनाडु। और दोस्तों बात करते हैं ऊपर की, तो यहां पे गोबी डेजर्ट और चाइना के कुछ पार्ट्स ललितादित्य ने यहां पर भी एनेक्स किए थे। तो अब अगर टोटल डोमिनियन की बात करें ललितादित्य की, तो देख लो ये पूरा रीजन मैं कवर करता चल रहा हूं, ये यहां तक और ये नीचे यहां जहां तक पूरा एरिया ग्रीन से कवर्ड है, और उसके अलावा ये रेड से और उसके अलावा ये ब्लू से, ये पूरा एरिया ललितादित्य का डोमिनियन था एज पर राजतरंगिणी। अब आप सोच रहे होंगे जब ऐसा था तो भाई इस मैप में तो कुछ और दिखाया है। तो दोस्तों ये मैप है यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफर्स का, जो कि इन्होंने रिलीज किया था 2012 में। इसके अकॉर्डिंग ललितादित्य का ओरिजिनल डोमिनियन ये था और ललितादित्य का पॉसिबल कंट्रोल यहां तक था, ये इनका मानना है। पर राजतरंगिणी के हिसाब से ये पूरे एरियाज, ये सारे एरियाज भी ललितादित्य के कंट्रोल में आते हैं। दोस्तों ललितादित्य एक अच्छे मिलिट्री लीडर और एक अच्छे रूलर होने के साथ साथ अच्छे बिल्डर भी थे। अपने मूड्स के हिसाब से ये बिल्डिंग्स को बनवा देते थे। आप जब कोई कमिटमेंट करते हो खुद से, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो, आप लोगों को बताते हो या फिर अपनी डायरी में नोट करते हो। पर ललितादित्य का सीन ऐसा नहीं था। इन्होंने जब डिसाइड किया वर्ल्ड को कॉन्कर करने का, इन्होंने एक शहर बसा दिया, उसका नाम रखा सुनिश्चितपुरा। इसके बाद जब टिबेटन्स और अरब्स को वॉर में हराते हैं तो उसके बाद इन्हें उस चीज पर गर्व होता है। अपने गर्व को दिखाने के लिए ये दर्पितापुरा बना देते हैं, ये खुद में एक शहर है। और जब वापस लौटते हैं पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करके उस वक्त के, तो भाई इन्हें इनकी मेहनत का फल मिलता है, तो अगला शहर बसाते हैं फलपुरा। ऐसे ही करते करते परनोत्सपुरा और लोकपुण्य जैसे शहर भी बसा देते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने शहर बसाया वो था परिहासपुर। परिहासपुर का मतलब है ऐसा शहर जहां पर हमेशा खुशी का ही वास हो। राजतरंगिणी में कल्हाना ने परिहासपुर की तुलना स्वर्ग से की है। अब इमेजिन कर सकते हो कितना सुंदर शहर रहा होगा परिहासपुर। इसी तरह ललितादित्य ने अपने जीवन में कई सारी श्राइन्स का भी निर्माण करवाया, कोई शिव को, कोई विष्णु को, तो कोई इंद्र को और कोई देवी को समर्पित। लेकिन सबसे फेमस जो इन्होंने श्राइन बनवाई थी वो था मार्तंड मंदिर, जो कि कश्मीर में बसा हुआ है। दोस्तों मार्तंड मंदिर था भगवान सूर्य को समर्पित। मार्तंड का संस्कृत में अर्थ होता है सूर्य या फिर सन। अब भाई मार्तंड मंदिर जो था वो था भगवान सूर्य को समर्पित, जैसा कि नाम से ही अंदाजा लग जाता है। इस पिक्चर में आप मार्तंड मंदिर को देख पा रहे होंगे, ये है मुख्य मंदिर, ये इसका गर्भगृह, और उसके बाद ये है मुख्य द्वार, इधर से और इधर से, और ये है बीच में पूरा तालाब, ये पानी के बीच में बना हुआ, और आने के केवल ये 3 रास्ते थे। दोस्तों वीडियो को एंड करते करते एक बैड न्यूज, वो जो इमेज मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाई थी वो एक इमेजिनेटिव रेप्लिका थी एक्चुअल मार्तंड मंदिर की, यानी एक्चुअल मार्तंड टेम्पल की। एक्चुअल मार्तंड टेम्पल की हालत है ये, जिसको किया था सिकंदर शाह मीरी ने। दोस्तों इस इमेजिनेटिव रेप्लिका को देखकर आप मार्तंड मंदिर की सुंदरता का अंदाजा लगा सकते हैं, और इस इमेज से जिहादी लुटेरों की ललितादित्य के प्रति नफरत का। भाई 8th सेंचुरी में बना ये मंदिर, और 300 सालों तक जिहादियों की हिम्मत नहीं हुई कि हिंदुस्तान में कदम रख सकें, और फिर 1000 AD में महमूद गजनबी पहला लुटेरा बनता है जो हिंदुस्तान में कदम रखता है। धीरे धीरे ऐसे करते करते एक के बाद दूसरे आते चले जाते हैं, और आती है 14th सेंचुरी, जहां जिहादी लुटेरों की नफरत का आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब सिकंदर शाह मीरी इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बर्बाद करके रख देता है। हालांकि दोस्तों इस पूरे कॉम्प्लेक्स के बारे में एक मजेदार बात और है। सिकंदर शाह मीरी जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स को खंडित करने की कोशिश करता है तो हथौड़ों से, हाथियों से और न जाने कितने तरीकों से इसको गिराने की कोशिश करता है। अब दोस्तों इंडियन आर्किटेक्चर का अंदाजा लगा लीजिए कितना अच्छा रहा होगा। पूरा कॉम्प्लेक्स गिर जाता है यहां पर, और ललितादित्य का बनाया ये मार्तंड मंदिर आज दिन तक खड़ा हुआ है हमारे बीच में। यानी कि अभी भी 2021 में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप आज भी कश्मीर में जाकर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को देख सकते हैं। ऐसे का ऐसा ये पत्थर का मजबूत ढांचा खड़ा हुआ है, सराउंडिंग्स गिर गए, पूरे वॉल्स गिर गए, पर बीच के मंदिर को नुकसान तक नहीं पहुंचा पाया सिकंदर शाह मीरी। आज हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करनी चाहिए, राम मंदिर और सोमनाथ मंदिर की तरह मार्तंड मंदिर का भी उद्धार सरकार को करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी बायोग्राफी ललितादित्य मुक्तपीड़ की। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो घंटी का बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हर वीकेंड आप सभी के लिए मैं ऐसे ही फॉरगॉटन हीरोज के ऊपर बायोग्राफीज लाता रहूंगा। तब तक के लिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।